ये बेचारे ये जो डकैत हैं, बेचारे डकैत कह रहा हूँ, कितनी अजीब बात, बेचारे डकैत, बेचारे डकैत, क्योंकि इसका बेटा भी छीनता है ना। जो बाहर वाला अंदर आया तो वो बिल्डर लड़का हेल्थी आते, उसने पहले तो दरवाजा बंद किया, हाँ। और उसने यहाँ से सामान निकाल के लोड किया। अब जब उसने लोड किया तो मैं उसे देख रहा हूँ, मेरा क्या कर रहा है बेटे? कह रहा खामोश बैठ। मैं नहीं बेटे, बदतमीजी नहीं। मैं पायलट बनना चाहता था, समझ? पायलट बनना चाहते थे? 2 सिगरेट लगा के उड़ता रहे। स्क्रिप्ट आपको पहले से याद होता था? मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन को फिल्म मिलती है तो 1 महीना पहले उसको स्क्रिप्ट मिल जाती है। हाँ। तो आपको कितने महीने पहले स्क्रिप्ट? हमें ड्रामे के बाद स्क्रिप्ट मिलती थी। कभी अकेले में वो गपशप मारेगा, वो कहते हैं तुम्हारे घर माँ बहन नहीं, पेशावर गया हुआ, घर खा लिए, चले। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म 12:15 बजे आती, 12:30 बजे चली जाती। एक तो ये काले हैं, हाँ। इनके अब्बा भी काले हैं, हाँ। इनके 2 भाई भी काले हैं, और घर पे लिखा है व्हाइट हाउस। ये धोती पहन के छत पे सो रहे थे, 7,500 कौवे इनके छत पे आके कह रहे बॉस मर गया क्या? सच्ची बात बताऊं तो ये 2 महीने और पैदा नहीं होते, चरस बन जाती इनकी। जिस गाय ने इनको चूमा 3 घंटे तुम फिरती रही, क्या हो गया, क्या चूम लिया मैंने? तो परवेज भाई, जब आप इंडिया गए थे तो आपने किस किस सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म किया है? बहुत सारे, राजपाल यादव, जो दूसरा ये बप्पी लहरी, सोने की कान, लहरी, जो बप्पी लहरी सोने की कान, उन पे मैंने आइटम भी सुना दिया था, गुस्से भी हो गए थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि कॉमेडी जो करता है उनके ऑडिशन होते हैं। मैं कहता हूँ जो कॉमेडी सुनता है उसके ऑडिशन भी तो होने चाहिए ना यार। बिल्कुल होने चाहिए। उसको सुनने की तमीज है भी या नहीं? कंपनीज जाती है बाकायदा। आप क्या समझते हैं जो कॉमेडी सर्कस करते थे, ये कि इंडिया की कंपनी थी? नहीं, एंडामॉल, ये किसी बाहर का फर्म है, जर्मनी का। ओहो। ऐसे ही इंडियन आइडल जो है वो फ्रेंचाइज, फ्रेंच एक आता था, उसके बाद अमेरिकन आइडल हुआ, ये फ्रेंचाइज है। कपिल शर्मा जिस चीज की कसम ले ले, मुझे देख के कहता था तुम्हें देख के मुझे ब्लड प्रेशर लो होता है। और दूसरी बात ये कि मेहनती था वो। मेरा जो दुख उससे ज्यादा है, मैंने अपनी माँ को भी खोया, बाप भी खो गया, माँ भी खो गया। यूं समझो अब जो घर जो है ना, उनके बगैर कब्रिस्तान लगता है। मैं आपको सच बताऊं, तेरी बैटरी जो कभी खत्म होती, बड़े प्यार से चार्जर पे लगाती तुझको, पतली वाली पिन तेरे अंदर जाती तो एक ही आवाज आती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं पर्सनली फैन हूं। मतलब मैंने अगर पॉडकास्ट करना सीखा, मैंने अगर प्रैंक करना सीखा, मैंने अगर क्या कहते हैं जितना भी सीखा वो मैंने इन हजरात से सीखा। और इनका तारुफ मैं अगर आपको एक लाइन में दूं तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, सक्खर, मरी, मुल्तान, इंग्लैंड, यूएसए, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इन्होंने फंक्शन नहीं करा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं परवेज सिद्दीकी एंड सलीम शेख। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से फ्लो में आपने बोला, मुझे लग रहा है मुस्तकबिल में आप मंजन बेचेंगे, मुझे लग रहा है। और जबरदस्त किस्म का फ्लो है आपका। और ये जो भी सीखा है, अकल है तो सीखा है ना, जिसमें ध्यान नहीं होता वो सीख कहाँ सकता है। वाह वाह वाह। दूसरी बात है माशाल्लाह, इतना मुंह तेरा चमक रहा है, तल के लाया मुंह गया या तूने ग्रीस मला हुआ है? मैं पहले अहमद की बात को आगे बढ़ाता हूं। जब मैं आपको मुंह देख के मुझे ख्याल आ गया। और मैं इंग्लैंड का एक बता दूं छोटा सा वाकया। परवेज भाई यार, आपने अभी जब मेरी ऑफर आपसे बात हो रही थी, जी, आप जब पहली दफा आपने बॉर्डर क्रॉस करा, आपने जहाज में सफर किया, तो आप डायरेक्ट इंग्लैंड? सबसे पहली दफा जहाज पे बैठा इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड कभी मैं सक्खर भी नहीं गया था, मुझे कोई ले के नहीं जाता था, लेकिन अल्लाह ने एक वक्त दिया तो फिर हुआ ऐसे कि मैं इंग्लैंड जा रहा था। लोग बड़े एक्साइटेड, मैं भी बड़ा दिन रात दिन गिन रहा हूँ, 2 दिन रह गए, 24 घंटे रह गए, हाँ 12 घंटे रह गए, अब जाना है। तो बहुत एक्साइटेड था। घर वाले रो रहे ऐसे जैसे मैं जहाज पे जा रहा हूँ। कोई यहाँ लिपट के रो रहा है, बेटा सही से ज्यादा सही से आना। मैंने कहा अम्मा वो कराची थोड़ी है, सही से आ जाऊंगा, यहाँ का नहीं पता मुझे कि सही रह पाऊंगा कि नहीं। मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये दुआ निकल जाऊँ एक दफा। तो मेरी नानी आ गई, इमाम जामिन मारने, उसमें पैसे। मेरी फुप्पी आ गई, उन्होंने बांधा, खाला ने बांधा, अम्मी ने बांधा। मासूमाना अंदाज में कहा कि बेटा ये ना जाते ही ये पैसे जो बने हुए इमाम जामिन में, फकीरों को दे देना। मैंने कहा बहुत अच्छे। लोग वो देते हैं, लेते नहीं है। यानी उन्होंने बोला ये पैसे जो मैं दे रही हूँ वहां जाते किसी फकीर को दे देना। फकीर को देना। तो मैं तो बुढ़ापा आ जाता फकीर ढूंढते ढूंढते। अब उनको नानी मतलब इतनी ज़ईफ कि उनको क्या पता कि इंग्लैंड जा रहे हैं, वहाँ कौन से फकीर मिलेंगे, वहाँ कौन से फकीर है। नहीं होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नोट यहाँ से सही नहीं चल पा रहा, लंगड़ा के चल रहा है, वहाँ कहाँ लोग लेगा कोई।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि परवेज भाई और सलीम भाई, आप लोग लाइव जो परफॉर्म करते हैं वो बड़ा मुश्किल काम होता है यार। हमारा तो अभी अल्लाह ना करे यहाँ पे अभी मुझसे फंबल हुआ तो मैं दोबारा रीटेक कर दूंगा, लेकिन आप होते हैं लाइव। सबसे मुश्किल काम दुनिया का किसी को Live। हंसाना और लाइव। हाँ, तुम एक बात बताओ, मैं दुनिया के हर इंसान से पूछता हूँ कि तबला सीख सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे म्यूजिक सीख लेंगे। ओके गायकी सीख सकते हैं, ओके, इंस्टीट्यूट होता है, बड़ी बड़ी अकेडमियाँ होती हैं। म्यूजिशियन बन सकता है, पेंटिंग सीख सकता है, संग तराश जो होता है वो संग को तराश के जो हाँ। स्ट्रक्चर बनाता है वो सीख सकता है। यहाँ तक के लोग सिगरेट बनाना सीख जाते हैं। लेकिन कॉमेडी एक चीज है जिसकी कोई एकेडमी नहीं, ओहो, ये बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ टाइमिंग। हाँ, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, मलक अनोखा साहब, वो कहते हैं कि जिसके अंदर गुण होता है ना, किसी में भी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बहुत बड़ा यानी कि साइंटिस्ट हो, या कॉमेडियन हो, या फनकार हो, वो जब पैदा होगा ना तो उसको गौर से देखना। जो बच्चा मुट्ठी बंद करके दुनिया में आता है ना, समझो वो कुदरत की तरफ से कुछ ना कुछ लेके आता है। वाह 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 वाह, कुछ ना क्या कुछ बात लेके आता है। है। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल है कि इतना मतलब क्या कहते हैं खराब माहौल है कराची में, अभी मोबाइल स्नैचिंग कितनी आम हो गई है। आप लोगों ना कर मेरे बच्चे, कभी फंक्शन में जाते हुए या कभी ऐसे मोबाइल स्नैच हुआ आप दोनों में से किसी का? अहमद, तुम्हारी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूंगा कि बेचारे ये जो डकैत हैं, बेचारे डकैत कह रहा हूँ, कितनी अजीब बात, बेचारे डकैत, बेचारे डकैत, क्योंकि इसका बेटा भी छीनता है ना। बेचारे डकैत कहने के आगे उसके आगे क्या है कि देखो माहौल ऐसा हो गया है, इस कदर महंगाई हो गई है कि ये काम कोई भी शौक से नहीं करेगा, कोई भी शौक से नहीं करेगा। कौन मौत को गले लगाएगा शौक से? मैं ऐसे डकैतों से मेरा वास्ता पड़ा है कि आप बिलीव कीजिए कि लोग मेरे को, मेरे यार दोस्त कह रहे हैं यार मेरा मोबाइल लूट के ले गए, मेरा वॉलेट लेके चले गए, लेकिन मैं वाहिद आदमी हूं कि जिससे सब कुछ लिया और खुदा शायद है कि दे के वापस चले गए। तो आपके पास सामान वामान था, वो दे के क्यों चले गए? नहीं, सामान नहीं था, फिर क्या था? इनके पास ये यतीमों वाला मुंह था। आगे तो सुने, बड़ा जबरदस्त वाकया। ये क्या हुआ? ये कैसे दे के चले गए? कैसे दे के चले गए? वेरी गुड, ये पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि वो कैसे दे के चले गए। ऐसा क्या हुआ? कड़कती हुई ठंड में हम अपनी एकेडमी में बैठे हुए, मैं और मेरे साहब, एक साहब और बैठे हैं, और तीसरे साहब जो हैं वो सामने बैठे जहाँ हम ड्रामा लिखते हैं और रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल वगैरह, एक स्टूडियो बनाया हुआ आपने? जी जी जी, ठीक है। तो वो ड्रामे की रिहर्सल वगैरह भी होती है। तो हम लोग बैठे हुए, उस्ताद मोहतरम जनाब वो घर चले गए, घर से फोन आया, वो घर गए, अपना मोबाइल रख के कि चार्ज पे लगा हुआ, जरा ध्यान रखना शेख साहब। हम बैठे हुए, 3 मोबाइल टेबल पे पड़े हुए। एक 12 साल का बच्चा अंदर आता है और आके हमसे पूछता है भाई ड्रामे यही बनते हैं? मैंने उससे कहा बेटा यही बनते। उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली और बाहर वाले आदमी से कह रहा है हाँ भाई यही बनते हैं। तो वो बाहर वाला आदमी भी अंदर आया। अब जो बाहर वाला अंदर आया तो वो बिल्डर लड़का हेल्थी आते, उसने पहले तो दरवाजा बंद किया और उसने यहां से सामान निकाल के लोड किया। अब जब उसने लोड किया तो मैं उसे देख रहा हूं, मेरा क्या कर रहा है बेटे? कह रहा खामोश बैठ। मैं नहीं बेटे बदतमीजी नहीं, मेरे बच्चे बदतमीजी नहीं। कह रहा आराम से बैठ। मैं फिर तू तड़ाक कर रहा, बदतमीजी नहीं। उसने मोबाइल उठाया, 3 मोबाइल टेबल पे पड़े थे, वो उठाए, घूम के गया, टेबल की ड्रॉ खोली, उसमें से चश्मा निकाल के अपने यहाँ लगा लिया उसने। वो बच्चा, आपका चश्मा यहाँ लगा लिया उसने? जी उस्ताद का चश्मा रखा था ड्राउज में, उसने वो निकाल के यहाँ लगा लिया। यानी 3 मोबाइल और एक चश्मा उसने लेके और जाने लगा। मैं मेरे बच्चे ये ले जाएगा, कितने दिन खा लेगा? नहीं कर मेरे बच्चे, तू ले जाएगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी लेना, ठीक है ना? तो ना कर, तू भी किसी का लाल है बेटा, मत कर। अगर तू ले जाएगा और आज के बाद अगर तू ये काम छोड़ देता है तो खुदा की कसम ले जा, लेकिन काम छोड़ देगा आज के बाद ये वाला, वरना बेटा किसी का लाल है, कोई मार देगा मेरे बच्चे। कोई नहीं मारेगा तो तुझे मुकाबले में पुलिस ही मार देगी कि डकैती कर रहा था हमने मार दिया। तो जान से जाएगा बेटा, किसी का लाल है, मत कर। उसने मेरी तरफ देखा, मुझसे कहने लगा मैं इतना बड़ा कारीगर हूं कि राह चलती हुई औरत के गले से चैन निकाल लेता हूं और बेचैन कर देता हूं। बेचैन कर देगा जाहिर है। कह रहा तू पहला आदमी। मैं फिर तू? कह रहा आप पहले आदमी है जिससे मैं ये चीजें वापस कर रहा हूं। कह रहा तेरा मोबाइल कौन सा है? मैं तू तड़ाक नहीं कर बेटा। कह रहा आपका मोबाइल कौन सा है? मैं ये वाला। उसने मेरा मोबाइल दिया। अच्छा। मेरा बेटा ये दूसरा जो तेरे हाथ में है वो मेरे बेटे का है, मैंने रखा हुआ है। उसने मेरा दूसरा भी दे दिया। मेरा जो तीसरा तुम्हारे पास पड़ा है वो आदमी शुगर का मरीज है जो घर गया है, ये चार्ज पे लगा हुआ निकाला बेटे तूने, तू ये ले जाएगा, उनकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी, वो मर जाए। उसने मुझे वो तीसरा भी दे दिया, तीसरा मोबाइल भी दे के और बाहर चला गया। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र,
फिर एकदम वापस आया, मैंने बोला ये फिर लेने आ गया। कह रहा भाई ये आपका चश्मा रह गया था, वो जो चश्मा उसने लगाया था वो चश्मा भी मुझे दे के वापस चला गया। चश्मा भी दे के चला गया? चश्मा भी दे के वो बाहर चला गया, बल्कि घर का खाना भी दे के गया। बोला आप शक्ल से कोई गरीब लग रहे हैं, ये बच्चों के लिए रोटी रोजी ले जाइए। नहीं मसला पता क्या कहने है? का मकसद ये है बाअसर तरीके से उन्होंने समझाया कि वाकई मुखलिस है जैसे उससे। आर्टिस्ट गिरी काम आ गई ना। आर्टिस्ट गिरी काम आ सिर्फ गई। लफ्जों का गेम है, लफ्जों कि का गेम। आपने वो जो मैंने उससे जो लफ्ज इस्तेमाल किए, खुदा हाँ। उसको हिदायत दे। अब पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं, नहीं, अल्लाह अगर से- जिंदा है तो अल्लाह उसको जिंदगी दे और किसी उसको के तौफीक बच्चे। दे के वो सुधर जाए, और वो भी उसको- किसी का लाल है। जितने भी डकैत थे, हाँ मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है यार हाँ। कि मत करो। आपके खुदा साथ? की कसम। सिर्फ आपके साथ? नहीं, किसी के भी साथ, किसी के साथ भी नहीं करो। मत करो कोई ऐसा काम। कोई अपनी सैलरी लेके आ रहा है, तुमने उसको लूट लिया। कोई किस काम के पैसे लेके जा रहा है, तुमने अरे, उसे लूट लिया तो ना यार करो। वो एक आर्टिस्ट के घर घुसे थे डकैत ना, जी। अब उनको कुछ भी नहीं मिला। अब उस आर्टिस्ट के जहाँ जहाँ फंक्शन थे ना डायरी में, वो मिटा के चले गए। अरे हाँ, वो भाई मिरासी किस्म का डकैत होगा। वो उसको वैसे लूट के चले गए, सारे एड्रेस से मिटा गए। अब देखो, ऐसे ही होता सारे नंबर एड्रेस मिटाएगा, कहाँ फंक्शन करे बेचारा। तो ये यार है। देखिए, अच्छा काम जो आई ना जी। वो आपकी आर्टिस्ट गिरी काम आई है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अच्छा देखिए, हम तो देखें, मैं तो मजबूरी में आर्टिस्ट बना हूं, अगर मैं आपको बताऊं, नहीं नहीं ऐसी है ना, बात नहीं है। आपने टैलेंट मैं पायलट बनना चाहता था, समझ हाँ? पायलट बनना चाहते थे? 2 सिगरेट लगा के उड़ता रहे। पायलट तो नहीं बन सकता बेटा, कोई टेंशन नहीं मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन यार आप लोग माशाल्लाह बॉर्न आर्टिस्ट हैं। क्योंकि मैं जो उमर शरीफ साहब, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, आमीन। उनको देख देख के बेशक। हम सब ने कॉमेडी सीखी, बेशक। और हमारे पड़ोसी मुल्क में कॉमेडी सीखी। हम सारे उसी पेड़ के, यानी समझ लें उस दरख्त की हम शाखें आप हैं। उसी दरख्त के कांटे हैं। बिल्कुल। कांटे कांटे वो लोग समझते हैं हाँ। जो हम लोगों से जेलिस होते हैं, वरना मैं ये समझता हूं कि हम उसी पौधे की सारी शाखें हैं वाह, जो वाह। आजकल हंसा रहे हैं, आंखों से आंसू चुरा रहे हैं। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, क्या बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा मैंने जो आपको हमेशा स्टेज ड्रामा में देखा ना, तो यार वो लाइव होता था, ठीक है, गलती की गुंजाइश नहीं है। जी तो अब मुझे पता नहीं, इस जो बैक स्टेज जो कहानी होती थी, तो वहाँ सारे परेशान होते थे, मतलब इस स्क्रिप्ट, मतलब यार तू ये बोलियो, तू ये बोलियो, तू ये बोलियो। तो वहाँ ऐसा होता था, या फिर वहाँ बड़ा अच्छा माहौल होता था, स्क्रिप्ट आपको पहले से याद होता था, मतलब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन को फिल्म मिलती है तो 1 महीना पहले उसको स्क्रिप्ट मिल जाती है। तो आपको कितने महीने पहले स्क्रिप्ट हमें मिलती ड्रामे के बाद स्क्रिप्ट मिलती थी। आप इस बात को मजाक समझ रहे होंगे, मगर खुदा शायद कहते थे ये हो गया, देख लेना, हो गया, सही नहीं हुआ। हाँ बात दरअसल ये ड्रामे है के कि बाद स्क्रिप्ट मिलती देखिए थी। सुने, पहले वनडे ड्रामा हुआ करता था, ठीक है। हाँ। उस वनडे ड्रामे में हम 1 महीने रिहर्सल करते थे। वजह ये थी कि हमें मशहूर होना था, मेहनत करनी थी। जब हम मशहूर हो गए उसके बाद हमने मेहनत को एक तरफ रख दिया, बाला ताक रखते हुए फिर हम आ गए 1 लाइन पर। One और line पर। ऐसा क्यों हुआ कि वो उमर भाई आपको पता है कितने मसरूफ थे, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, मुल्क से बाहर, बहुत सारी चीजें, फिर ईद आ जाए, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर काम किया दुनिया में। वाह वाह वाह, लेकिन King। ईद और बकरीद वो मुल्क के बगैर कहीं करते ही नहीं थे। वाह वाह वाह, उनका वाह, ये वाह, था ही वाह। नहीं कि मैं कराची के लोगों को ईद पे भी खुशियां ना दूं, तो इस वजह से वो ओए, ईद पे करते थे। क्या बात है। उन पे टाइम नहीं होता था, 1 लाइनर दे देते थे। हम उनकी आंखों को समझते थे कि अब ये डायलॉग बोलना, अब ये करना, तुमने ये करना है, ये फला 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 फला, ये तुम फला 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 तुम करोगे, ये फला फला एक सेकंड, अगर फॉर एग्जांपल मेरा अगर पुलिस का कैरेक्टर है, जी, बस जी। सिर्फ रोल बताया आपको कि आप पुलिस वाले क्या? हैं। बस नहीं ये आपको खुदा कुछ शायद आप बताया believe कीजिए। कि आप पुलिस वाले हो और ये आपने हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना है। अल्लाह जनाब। ताला ने उनको मेमोरी ऐसी दी हुई थी कि हाँ। अगर हम सही बॉल कराते थे तो वो छक्का मारते थे। बात यह है कि बात सही होनी चाहिए, बात सही होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। ठंडी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ और- दुनिया में जो अली बे ते से 26 वर्ड हैं उसमें उर्दू लिखी जाती है, हाँ। उसी में लतीफ़े लिखे जाते हैं, उसी में पूरी स्क्रिप्ट लिखा जाता है। आप बता दें इससे हट के कोई है? नहीं है ना। कुछ भी नहीं है। ये अलिफ बे ते से पढ़ता हर कोई है, बात वही है, सारी पुरानी है। घूम फिर के देखोगे तो ये आर्टिस्ट से सुना हुआ है यार, ये तो किसी और, लेकिन अंदाजे बयां बात अंदाज़े बदल बयां देता है, वरना कोई बात नई बात नहीं। बिल्कुल ऐसे। अंदाजे बयां अच्छा होना चाहिए, तो अंदाजे बयां भी उसका उनका अच्छा था, मेमोरी भी बहुत अच्छी थी। वाहिद एक आर्टिस्ट है जिनकी 3 चीजें इकट्ठी चलती थी, दिमाग, जबान और आंखें, और चौथी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, हाथ भी चलते थे। हाथ हाँ, बहुत चले। और कितने सुपर हिट ड्रामे भैया और ने वो किए। हाथ ने हाँ, जो यहाँ पढ़ता था वो आज हमें परवेज सिद्दीकी और सलीम शेख और सलीम आफरीदी, शकील सिद्दीकी, रऊफ आला सब बना। वाह 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 वाह। अल्लाह और उनकी माफ़रत करे। और
यही टैलेंट आपको फिर इंडिया लेके गया, पड़ोसी मुल्क। जी बिल्कुल। और वहाँ आप लोगों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। और परवेज भाई आपकी तो मैंने बहुत इंटरव्यू देखी है यार। वो आपका एक बड़ा मशहूर हुआ था डायलॉग ना, खवातीन और हजरात, मैं आप लोगों को बता दूं, जब वो डब मैच नया नया आया था गालिबन, नहीं म्यूजिकली नया नया आया था, तो उसमें एक आवाज वायरल हुई थी सबसे पहली म्यूजिकली की पहचान पाकिस्तान में। जी वही थी, क्या था, क्या थी, कभी अकेले में आओ गपशप लगाएगा, कभी अकेले में आओ गपशप मारेगा। वो कहते हैं तुम्हारे घर माँ बहन नहीं पेशावर गया हुआ, घर खा लिए चले। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म 12:15 बजे आती, 12:30 बजे चली जाती। तुम्हारे घर माँ बहन नहीं पेशावर गया हुआ है, घर खा लिए चले। ये सब ऐसी कुछ चीज, ये वो इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, करोड़ों में लोगों ने बनाया उस पे बनाया, और उस पे खूबसूरत लड़कियों ने बनाया। जी ये बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों ने भी बनाया। हाँ, मैं उसको डिलीट कर देता था। अच्छा कर, माशाल्लाह, अल्लाह माफ कर। एक तो ये काले हैं, हाँ, इनके अब्बा भी काले हैं, हाँ, इनके 2 भाई भी काले हैं, और घर पे लिखा है व्हाइट हाउस। कैसा देखो तो सही, व्हाइट हाउस यूं लिखा है अहमद कि पता चले कि यहाँ अंग्रेज रहते हैं, काले अंग्रेज रहते हैं, काले अंग्रेज रहते हैं। माशाल्लाह एक दिन ये धोती पहन के छत पे सो रहे थे, 7,500 कौवे इनके छत पे आके कह रहे बॉस मर गया क्या। सच्ची बात बताऊं तो ये 2 महीने और पैदा नहीं होते, चरस बन जाती इनकी। जिस गाय ने इनको चूमा 3 घंटे तुम फिरती रही, क्या हो गया, क्या चूम लिया मैंने। माशाल्लाह, जिस दिन नहाते हैं बच्चे इनके गुसलखाने के पास आते हैं, आज स्याही आएगी, इंक आई। यार कमाल है, मतलब आप लोगों की टाइमिंग उस जमाने से हम देखते हुए आ रहे हैं। और ये टाइमिंग का बादशाह है ना? ये रिएक्शन का बादशाह। रिएक्शन के बादशाह में 2-3 लोग हैं जो हमारे गिनती में, एक शहजाद रजा साहब, हाँ, और एक ये, और एक जाकिर मस्ताना। कसम से मेरा तीसरा नाम यही था मेरे जहन में। ये बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं। बहुत मैं आपको एक बात बताऊं, आप कितने ही एक्ट कर दें, सामने वाला रिएक्ट नहीं देगा ना, कभी लोग नहीं हंसेंगे। देखिए मैं कहता हूं कि कॉमेडी जो करता है उनके ऑडिशंस होते हैं। मैं कहता हूं जो कॉमेडी सुनता है उसके ऑडिशन भी तो होने चाहिए ना यार। बिल्कुल होने चाहिए। उसको सुनने की तमीज है। क्या गाने वाला या सुनाने वाले से सबसे बड़ा होता है सुनकार, उसे कहते हैं सुनकार। वाह वाह वाह। जैसे फनकार है वैसे सुनकार है। जो अच्छा सुनता होगा वो आपको यकीनन अप्रिशिएट करेगा। आप देखें, अगर कोई इंसान अच्छा हंस सकता है तो हंसी भी उसकी पहचान बन सकती है। जैसे सिद्धू है हमारे पड़ोसी ममालिक में, आप यकीन करें, अच्छा मैंने ऐसा भी सुना है, आप लोग तो खैर परफॉर्मर हैं वहाँ के और विनर हैं, मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ जो कंटेस्टेंट होते थे वो सिद्धू भाई को आके कहते थे कि यार आइटम बड़े ठंडे हैं, बड़े परेशान रहते थे वो बैक स्टेज, तो सिद्धू भाई उनको बोलते थे फिक्र ना करो मैं हंसूंगा, मैं करूंगा। ऐसा सही बात है। एक मैंने उसके बाद मुझे एक प्रोग्राम मिला था फंजाबी चक दे, हाँ, वो आजकल यूट्यूब से पता नहीं क्यों गायब हो गया, मुझे नहीं पता, वो इंडिया वालों ने अपलोड किया हुआ था। बहुत एक एपिसोड था जिसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था, तो यकीन करें सिद्धू भाई जैसे मैं शुरू करता तो वो हंस हंस के नीचे गिर गया। उसमें मंदरा बेदी, दिलेर मेहंदी और सिद्धू बैठे होते थे, तो उसमें टीमें बनी हुई थी, तो झगड़ा होता था कि इस टीम में परवेज को मैं लूँगा, वो कहते थे नहीं, बाकायदा झगड़ा हो जाता था कि ये मेरी टीम में आएगा। तो मैंने एक दिन किया तो वो इतना हंसे सब, तो वो यकीन करो पब्लिक चली गई, सब चले गए, उनके शॉट्स ले लिए हंसी के, इसके सब चीज़ के। फिर मैंने सब खाली स्टूडियो में खड़े होकर पूरा मैंने वो आइटम किया, फिर वो लगा। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, अल्लाह ताला, यानी इतना वो हंसी नहीं कंट्रोल कर पाए, कंट्रोल ही नहीं कर पाया, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा परवेज भाई, जब आप इंडिया गए थे तो आपने किस किस सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म किया है? बहुत सारे, राजपाल यादव, जो दूसरा ये बप्पी लहरी, सोने की बप्पी लहरी, जो बप्पी लहरी सोने की कान, उन पे मैंने आइटम भी सुना दिया था। गुस्से भी हो गए थे, लेकिन क्या गुस्सा हो गया बताया ना, कौन सा आइटम बताया, फिर गुस्सा क्यों हुआ ये बताया। मुझे कहा बप्पी लहरी आ रहे हैं, मैंने कहा इनके लिए तो तैयारी नहीं की मैंने। तो परवेज भाई आप तो काम ही यही है, अभी तैयार कर लो, 5 मिनट है आपके पास। मैंने कहा ओके ठीक है, आ जाओ। कहने लगे अच्छा चलो शुरू, स्टार्ट, एक्शन हुआ। तो फिर मैं लतीफ़ा साहब ने कहा, एक शराबी था, सेट डिज़ाइन करता था, सेट बनाता था इंडिया में, वो इतना पी के हलकान हो गया कि अपनी दौलत भी ख़त्म कर दी, बिल्कुल अजीब हो गया, उसको काम भी नहीं मिला इंडस्ट्री में। तो जब ये बप्पी लहरी का एक कोई कॉन्सर्ट होने वाला था तो वहाँ सेट डिज़ाइनर नहीं मिला, तो किससे बनवाए, सारे बिजी हैं। तो एंड में उसी शराबी के पास आ गए कि आप बना दो यार, क्या करें कुछ, बोला ठीक है बना दूंगा, देखो बोल टूटना नहीं चाहिए,
सही होना चाहिए। तुम तो ऐसे मटेरियल के पैसे कहीं पी जाओ और फिर उसके बाद ये सेट टूट जाए। बोला नहीं ईमानदार हूँ। वजन कितना है उनका? बोला 90 kg। बोला ठीक है, मैं नहीं टूटेगा, मैं 100 kg वाला बना दूंगा। वो आए, बप्पी लहरी ने एक ही गाना गाया, एक दूसरे अंतरे पे गए ढास नीचे, तो उसके पास आ गया, कहे कमबख्त तू पी गया ना पैसे, इसमें से घबल्ला कर दिया तुमने, ये तो टूट गया। बोला तुम भी तो बेकार आदमी हो यार, इंसान के बच्चे। बोलो तुम्हें बोला 90 kg उनका वजन है, 50 kg तो वो सोना पहन के आ गया, तो फिर टूटना ही था। जिसपे वो नाराज होगा। नाराज हो गया, कह रहे कि सर मैंने कहा इतना फिरते हो ना, कभी आओ हमारे जौहर ये सोना पहन के, लग पता जाएगा। और उसके अलावा किसके सामने परफॉर्म किया जिसको आपकी ख्वाहिश हो कि यार कभी मैं इसके सामने परफॉर्म किया? मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इरफान खान के सामने परफॉर्म करूं। इरफान खान, वाह वाह, बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन इंसान मिला। मैं सबसे परफॉर्म बहुत कम लोगों में किया। वो सेट आके तोड़ दिया, खराब कर दिया। 4 एपिसोड हमने साइन किया था, साइनिंग अमाउंट लेके आए थे। फिर उसके बाद एक आपने देखा होगा वो एक तारिक मेहता का उल्टा चश्मा है, उसमें मैं साइन हो गया था। बिहारी का कैरेक्टर था मेरा। वो जो लिखते थे ना, क्या नाम उसका, नाम मैं भूल गया, बड़ा मुश्किल से, वो मूंछों वाला जो लिखते थे उन्होंने मुझे वो भी साइनिंग अमाउंट में लेके आया था। तो फिर अल्लाह को जो मंजूर होता, वरना आज कोई सिनेरियो ही अलग होता है ना। अच्छा, एज एन आर्टिस्ट आपकी क्या ख्वाहिश है कि इंडिया खुलना चाहिए एज एन आर्टिस्ट? देखें, आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। आप अमेरिकन आर्टिस्ट को भी तो लाइक करते हैं, हाँ। आप पर्शियन को भी तो करते हैं, हाँ। आप बांग्लादेश के आर्टिस्टों को भी लाइक करते हैं ना। तो ये अंदर से एक फीलिंग होती है, हाँ। अगर ये ऐसा हो कि आपकी वीडियो चलती है, वो उधर भी जाती है, लोग लाइक भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, तो लोगों के लिए खुलनी चाहिए, है ना। ये पॉलिटिशियंस एक तरफ कर दे सारी चीजों को, और मैं जहां तक समझता हूं कि आर्टिस्ट ही जो है इन दोनों को मिला सकता है। अच्छा, तो आपने इंडिया में माशाल्लाह इतना परफॉर्म किया, ये भी गया मेरे साथ, आप भी, हाँ सलीम भाई आपने भी परफॉर्म किया सहारा। तो मैं ये बोलूंगा कि क्या फर्क है वहाँ की ऑडियंस में और यहाँ की ऑडियंस में? कोई फ़र्क नहीं है। ज़बान एक है, खाना पीना एक है, लिबास एक है, जहनियत एक है। वहाँ भी ऐसे ही कचरा फेंकते हैं लोग, मुंबई में, कराची में भी वैसे ही फेंकते हैं। यहाँ भी बस में ऐसे ही चढ़ जाते हैं, वो भी ऐसे ही करके चढ़ जाते हैं। लाइनों का कोई चक्कर नहीं है। देखिए, दुनिया में खाना खुलता है और हमारे यहाँ लोग खुल जाते हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही खुल जाते हैं लोग, और बड़ा अजीब सा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर मैं सच कहूँगा तो हो सकता है लोग कहें कि वहाँ की तारीफ़ कर रहा है, कुछ मुझ पे कुछ ऐसे हकीकत तो बोली जा सकती है। हकीकत बयान करें सर, बिल्कुल भी बोले आप हकीकत। मैं एक बात करके सारी बात को आप समझ जाएंगे। वहां के लोग आर्टिस्टों को अपने हाथ में इस तरह संभाल के रखते हैं जैसे हाथ का छाला। मेरे मुंह की बात छीन ली। वाह 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 वाह। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है उनकी इंडस्ट्री बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत है, उनकी एक वीडियो भी किसी छोटे सा भी टिकटॉकर या यूट्यूबर डाल देता है तो मिलियंस में आ जाते हैं, उसमें कोई पॉपुलेशन बहुत है। दूसरी बात है, हालात सही है, कंपनीज जाती है बाकायदा। आप क्या समझे, जो कॉमेडी सर्कस करते थे, ये कि इंडिया की कंपनी थी? नहीं, एंडामॉल, ये किसी बाहर का फर्म है, जर्मनी का। ऐसे ही इंडियन आइडल जो है वो फ्रेंचाइज है, फ्रेंच एक आता था, उसके बाद अमेरिकन आइडल हुआ, ये फ्रेंचाइज है। हाँ। ये भी वो कंपनी करती है, इन्वेस्टमेंट, पैसा। उसकी वजह क्या है? वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, अमन है थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है अमन वहाँ पे। यहाँ अमन नहीं है, यहाँ के लोग भाग रहे हैं। यहाँ देखो, एक शेल कंपनी हो जा रही है, हाँ। अल्लाह ना करे 2-3 कंपनी और निकल गई तो पाकिस्तान का क्या हशर होगा आने वाले वक्तों में। तो वहाँ ये वजह है। अच्छा, इंडिया में मैंने ये देखा, जो मैंने एक बात देखी है ना, वहाँ के लोग जो है, डायरेक्टर्स स्पेशली, वो आर्टिस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं जी, और पहले तो वो उसको स्टार बनाते हैं, किसी बात को कंप्रोमाइज नहीं करते। मैं यशराज स्टूडियो में गया, मैंने देखा एक बहुत सीनियर सा आदमी, वो आया, वो दरवाजे पे, उनके तो दीन मजहब में, उसने आके किया यशराज स्टूडियो को। मैं चला गया, मैंने बोला यार इतनी ताज़ीम। कहने का भाईजान आप पाकिस्तान से आए हो, आप खुश नसीब हो, तो आते ही इसमें घुस गए। हम 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, आज पहली दफ़ा घुसा हूँ यहाँ। हुई। यानी वो इंडिया में रहने के बावजूद 20 साल उस गेट के अंदर नहीं जा सकते। अगर उन्होंने हमें बुलाया तो कुछ लिया है हमसे, जो आज कपिल शर्मा दिख रहा है दुनिया में। वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसे कोई किसी को नहीं बुलाता। आपका भाई भी होगा ना, हाँ। उससे कोई काम होगा तो बुलाओगे, वरना तो वो अपनी जगह खुश है, आप अपनी जगह खुश। अच्छा परवेज भाई, आपने कपिल शर्मा शो की बात की, तो मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। मेरा रूममेट था सर।
आपका रूममेट था। ग्रेट इंडियन लाफ्टर सीजन 3 में मैं वाहिद फाइनलिस्ट था जिसमें काशिफ खान थे। 10 कॉमेडियन थे, काशिफ खान, सलीमा आफरीदी, हनीफ राजा, अमानुल्लाह, बब्बू बराल, काशिफ प्रिंस, फैसल मसूद और आमिर रैम्बो। लेकिन सिर्फ मैं अकेला 40 कॉमेडियनों में 30 उनके 10 हमारे। मैं ग्रैंड फिनाले तक गया था। कपिल शर्मा जिस चीज़ की कसम ले ले मुझे देख के कहता था तुम्हें देख के मुझे ब्लड प्रेशर लो होता है। तो वो कितना ऑनेस्ट था वो भी। और देखिए मैं, हाँ, और दूसरी बात ये कि मेहनती था वो, बहुत मेहनत करता था। कपिल शर्मा मेहनती था वो। मैं यहाँ से गया था ग्रैंड फिनाले को, 3 दिन में मैंने उसको लिखा और परफॉर्म किया। उस पर 1.25 महीने से वहाँ की क्रिएटिव टीम मेहनत कर रही थी उस पर। और उसके दोस्त था चंदन प्रभाकर, जो फर्स्ट वो आए थे, सेकंड वो आए थे सिद्धेश लहरी, और फिर मैं चैंपियन होते हैं वहाँ। वो 4 चैंपियनों में चौथा नंबर मेरा था। अब देखो ना गाना, अब सुनो तो सही, गाना सुनो। हाँ यार, पहले के गाने हौले हौले से हवा लगती है। अबे धोती पहन के छत पे बैठेगा, हवा तो लगेगी। एक गाना और है, वो कौन सा है, कांटा लगा हाय लगा। अबे भाई, कांटा पैर में लगा है, चुभन कहाँ महसूस कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। एक गाना और है, वो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, मुझे प्यार करो बीबी, काम पे नहीं जाए बंदा, रोटी रोजी तेरा बाप कमा के खिलाएगा। किस किस्म के गाने बताओ। अच्छा, एक बात करके मैं इंडिया को क्या है समेटूंगा, इंडिया की बात को समेटूंगा कि परवेज भाई, ऐसा लगता है, मुझे लगता है, हो सकता है आपको भी लगता हो, जब हमारा कॉमेडियन इंडिया जाता है तो वो निखर के आता है जी, है ना? नहीं ये बात नहीं। लेकिन अगर वही कॉमेडियन अगर पाकिस्तानी टीवी चैनल पे कॉमेडी करे ना, सुन हो जाता है माहौल। सुन नहीं होता, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। कि आप उनके चैनल को, सॉरी के साथ मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ऑनेस्टी की बात बता रहा हूं, उनके एक चैनल को आप रखें इधर, वही एलईडी होगा उसी कंपनी का, इधर रखें, चमक उसमें दिखेगी, मेहनत की, लगन की, जुस्तजू की और ऑनेस्टी की। वाह 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 वाह। तो यहाँ नहीं होता, यहाँ हम कंप्रोमाइज करते हैं। मेरा एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। ये शायद स्टूडियो में बहुत तेज चिल्ट ऐसी चलता, मैं ऐसे 2 कोट पहनता था और नीचे लैंगीज वगैरह के, ठंड ना लगे, हल्का खुश्क होता है मेरा ठंड में। तो मैंने बोला आज एपिसोड मेरा सेमीफाइनल है, आप मुझे जो है ना पोलो मंगा दे, मेरा हल्का खुश्क होता है। वो लेने चला गया स्पॉट बॉय। अब सारे सेलिब्रिटी, ये वो, उमर भाई सारे बैठे हुए, आधा घंटा हो गया नहीं आया। अब मैं अंदर ना शर्मिंदा हो रहा हूँ, यार मेरी वजह से ये लेट हो रहा है। मैंने कहा नहीं सर आप, बोला नहीं, जब तक आप यहाँ से रिलैक्स नहीं हो जाएंगे आप मुझे वो काम दे नहीं सकते। हम लोग जो है ना कंप्रोमाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्क्रीन सजता नहीं है। क्या बात है, यही बात वो थी जो मैं कहना चाह रहा था। इसलिए उनके स्क्रीन ना इतना सजा हुआ आता है, उसमें जो है ना ये एक चीज पे मेहनत होती है पीछे। मेहनत, यहाँ तक कि आर्टिस्ट के मूड पे भी मेहनत हो रही है। सर हमारे यहाँ किसी मॉब वाले को बोला अबे मॉब लगा दे आके, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ स्पॉट दादा है, वॉकी टॉकी है, एक स्वीपर के हाथ में भी वॉकी टॉकी है, पता नहीं क्या गड़बड़ घोटाला वो करके आगे, हमें पता भी नहीं चला कब बुलाया वाले को, आवाज भी नहीं आई और वो अपना काम कर रहे हैं। भाई कंपटीशन अपनी जगह कॉमेडी में, लेकिन जो तारीफ करने की बात है उसकी हम तारीफ करेंगे कि वन लाइनर इसका ये होगा कि इंडिया वाले बहुत प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनलिज्म में माहिर। तो यहाँ पे अगर आपकी स्क्रीन इतनी फ्रेश नजर नहीं आ रही, हाँ, तो किसका फॉल्ट है? डायरेक्टर का फॉल्ट है? नहीं जी, चैनल का फॉल्ट है, बजट का फॉल्ट है, पैसे का फॉल्ट है। अब आप देखिए कितने साल से फील्ड में, आप पहली दफा ये बातें कर रहे हैं, अभी भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हैं? कब करेंगे? जब मर जाएंगे, जब करेंगे। हम जब इंडिया की बात के हवाले से याद आ गया मुझे कि जब हम फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान गए तो वहां मेरी मुलाकात हुई। उससे कहा सलीम भाई पाकिस्तान में कैसे रह रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं कि जहां इस कदर महंगाई है, जहां ना इंसाफ है, जहां ना कानूनियत है, कुछ नहीं, गुर्बत, कैसे सरवाइव कर रहे हैं? कितने लफ्जों से बना है पाकिस्तान? मैंने कहा 7 लफ्जों से, पे अलिफ काफ सीन ते अलिफ नून, पाकिस्तान। उसने बोला तुम्हारा आज का पाकिस्तान क्या है? मैं इन 7 लफ्जों की डेफिनेशन करूंगा। पे से पिस्टल, अलिफ से इंक्वायरी, काफ से क्राइम, सीन से सौदेबाजी, ते से तावान, अलिफ से असला और नून से नादहंदेगान। ये है तुम्हारा पाकिस्तान। मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने कहा ये नहीं है पाकिस्तान। इन 7 लफ्जों की डेफिनेशन मैं करूंगा। पे से पाक, अलिफ से इत्तेहाद, काफ से कामरानी, सीन से सलामती, ते से तवानाई, अलिफ से अल्लाह और नून से निगहबान। ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान। जबरदस्त जबरदस्त। इसका अगला जलसा नश्तर पार्क में, इसको वहीं गोली लगेगी।
और ये गोली का जानवर नहीं है, छर्रे का है। अबे भाई कुछ भी हो यार आपके मेरा मुल्क है यार। क्या बात है, क्या पाकिस्तान बात है, है। पाकिस्तान। नहीं, मुल्क तो अच्छा है ना, हम लोग कहीं दो भी नंबरी- चले जाएं, हमारा लोग दिल दो ही नहीं नंबरी लगता। मुल्क बहुत अच्छा है। कर- लोग दो नंबर ही कर रहे हैं। कलमे के नाम पे बना है तो इसको इंशाल्लाह कलमा ही बचाएगा ये। क्या इंशाल्लाह। अच्छा परवेज भाई और सलीम भाई, मुझे ये बताएं कि आपको इतने साल हो गए फील्ड में, जी क्या करें, मर जाए। ज्यादा हो गए। इतने साल जिंदगी भी गुजारी, ये तो सांप बनने वाला है। 100 साल। हाँ, इसके दिन पूरे हो गए। तो जिंदगी में क्या सबसे बड़ा नुकसान किया? हाय, जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान जो किया है, हाँ। बाप को खोया है। हाय, बाप हाय, के हाय। चले जाने से जो नुकसान हुआ है वो खला पूरा नहीं हो सकता। जाना तो सबको ही है, कोई पहले कोई बाद में, लेकिन जब आप अपने बाप के जनाजे को कांधा देते हैं, ओए होए होए। वो लम्हा जो है बस ना पूछें कि बस जिंदगी में एक नुकसान जो हुआ है वही सबसे बड़ा नुकसान है। हमारे माशरे में कहीं ना कहीं माँ को तो क्रेडिट मिल जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन बाप को जरा कम क्रेडिट मिलता है। अब आप देखें ना, बाप पे तो कोई गाना भी नहीं गाता, नहीं कोई भी नहीं गाता। माँ पे आपको फिर मिल जाएंगे। माँ भी बहुत बड़ी हस्ती है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बाप पे तो कोई गाना भी नहीं गाता। और बाप मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब को अभी इंतकाल हुए 2 साल हुए हैं, तो जो लोग कदर नहीं करते अपने बाप की, मैं आपको कहता हूँ कि बदबख्त हैं, बदबख्त हैं। अच्छा आपने अपने वालिद को खोया, इन्होंने वालिद, मेरा जो दुख उससे ज़्यादा है। मैंने अपनी माँ को भी खोया, बाप भी खो गया, माँ भी खो गया। यूँ समझो अब जो घर जो है ना, उनके बगैर कब्रिस्तान लगता है। मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि जब तक वो जिंदा हैं बच्चे उनकी कदर नहीं करते, मरने के बाद अगर रोए तो क्या रोए यार। जब तक वो, मैं कहता हूँ, मैंने भी शोएब अख्तर के देखा था, कह रहा था कि मैं जब अल्लाह से कोई दुआ मांगता था तो उनके पाँव चूमता था, उनको मसाज करता, तो बहुत अच्छी बात लगी। अच्छी बात को फैलाना चाहिए जी। बिल्कुल सही करते थे। जब अपने माँ बाप की आप कदर करेंगे ना, उनकी बहुत ज़्यादा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा ना कि मुस्कुरा के देख लो तो आपको हज का सवाब मिल जाएगा। इससे बढ़ के सवाब और कौन सा। इतनी अथेंटिक बात हो नहीं सकती दुनिया में, हो नहीं सकती। तो फिर क्यों ऐसा करते हो अपने माँ बाप फिर के क्यों साथ? ऐसा करते हो? फिर खुदा के वास्ते उनकी कदर करें, उनकी ताजीम करें, उनकी इज्जत करें। दुनिया में अगर बड़ा इंसान बनना है तो माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की कदर करो बस। अब आप देखें ना, माँ हमें बोलना सिखाती है, हाय हाय। हम उसी से जबान चलाते हैं। वो गिनती सिखाती है, हम उसको उसी की गलतियां गिनवाते हैं। माँ बाप की मिसाल क्या है अहमद, कि हम एक कुआं खोदते हैं इस बेस पे ये सोच के कि इसमें मीठा पानी निकलेगा। हाँ। 140 फीट गहरा हमने कुआं खोदा, बाप की मिसाल बता रहा हूं कि 140 फीट गहरा कुआं खोदता है और जब तय में पहुंचता है तो वो पानी खारा निकल जाता है। तो बाप की मिसाल ऐसे ही है बेटे, कि वो पानी जो मीठे के आस में वो खुदाई करता है, ये उन औलादों के लिए है कि सुन ले मेरी बात, कि बाप सारी जिंदगी खुदाई करता है और जब आखिरी में उसको वो पानी मीठा ना मिले और वो पानी इस कदर कड़वा हो, इस कदर खारा हो कि मुंह भी ना धो सके आदमी, तो फिर बाप की मौत बनती है। बाबा, और वो खारा पानी है ना फर्मा बरदार औलाद। ना फरमान हाय औलाद। हाय हाय हाय। तो अपने बाप के लिए मीठा पानी साबित हो जाओ बेटे। जरूरी नहीं है कि 140 फीट खोदा जाए, नहीं, अरे 40 फीट खोदने पे ही साबित कर दे कि तू वफादार औलाद है। ये है। वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी, क्या बात है। अच्छा ये जरा मामला जरा ज्यादा सीरियस हाँ, हो रहा है। मैं वो तो मैं रुलाएगा क्या पागल है। मुझे तो अब याद है, आप तो कॉमेडियंस हैं। हाँ जी 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 बिल्कुल। कॉमेडियंस पे याद है, थोड़ा सा मूड चेंज कर दूं कि अच्छा मैं- लेकिन एक बात बता दूं, कॉमेडियन सबसे ज्यादा हसास होता है, ये भी बता दूं मैं। सबसे ज्यादा मैं ये बात कहता हूं कि जो आपके दिल में भी तरस आता होगा। देखिए हकीकत बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जो फिल्म में हीरो होता है ना, हाँ, वो असली में विलन होता है, और जो असली में विलन होता है ना वो जिंदगी में हीरो होता है। क्योंकि मैंने जितने भी विलन्स के या कॉमेडियंस के इंटरव्यू देखे ना, वो बड़े डाउन टू अर्थ इंसान होते हैं, है ना। और हीरो जो होता है वो फिल्म में बड़ा हीरो होता है, डाउन टू अर्थ। और यहाँ जरा आप देख तो लें जरा, फिल्म खत्म होने के बाद उसका एटीट्यूड, मैं वो विलन हो जाता है। वो विलन हो जाता है भाई। कि मेरा अपना तज्जिया है, मेरी अपनी जात की बात है कि हंसाना उसी को आता होगा जो रोया बहुत होगा या रोता बहुत होगा, वो ही हंसा सकता। वाह 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 वाह। अच्छा शेरो शायरी से कोई जरा कोई शेरो शायरी, लगाओ, इसको कोई शगफ बताए। है, मुझे नहीं है इतना। ये बहुत अच्छी शायरी बोलता है सर, कुछ हो जाए। खुदा की कसम, जिस महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह ये गया है शेर बोलने, जूतों से मार खा गया है, आप यकीन करें। ये अभी साबित हो जाता है। आर्टिस्ट बड़ा दिल फेंक होता है।
मैंने सबसे पहली मोहब्बत की, जो सच्ची बात है, बिल्कुल। वो अपनी अम्मी से की। वाह वाह वाह। और दूसरी मोहब्बत की तो मैंने अपनी अम्मी की पसंद की। वाह 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 वाह। तो वो मेरी शादी थी, वो मेरी वाइफ है, उसमें से माशाल्लाह। 4 बच्चे हैं, एक बेटी है, वाह, 3 वाह, बेटे हैं। अल्लाह ताला उसको खुश रखे। आमीन। अगर आज परवेज सिद्दीकी है तो उसकी वजह से कहीं ना वाह कहीं वाह उसका वो वाह। सारा। और तीसरी मोहब्बत जो की वो किसकी अम्मी से की? तो वो नहीं कर यार, घर में लड़ाई करवाएगा, ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं, कोई नहीं की। कोई नहीं। इनकी वो जो आदत होती कहने का मतलब ये है कि जो मोहब्बत करता है वो शायरी भी करता है। मोहब्बत शेर व की, शायरी से कोई लगाओ? मोहब्बत की, हाँ। जिससे मोहब्बत की उसे घर ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह उसी से 5 बच्चे हैं। अब मोहब्बत का अंदाजा लगा लें। वाह वाह वाह। शुक्र वाह, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बच्चे। और मैंने फिर ये सोचा कि मेरे जैसे लोगों से कौन मोहब्बत करेगा, तो उनके लिए मैंने एक छोटी सी कथा लिखी है। अच्छा। हाँ, कि मेरे जैसे लोग हों, उनसे कौन मोहब्बत करे, तुम अपने दिल की भड़ास कैसे निकाले। तो उसके लिए मैंने कहा है वाह 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 कि वाह वाह। काश काश कि काश में तेरे हंसी हाथ का मोबाइल होता, कि काश में तेरे हंसी हाथ का मोबाइल होता, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, मैं तेरे मखमली गालों को चूमा करता, और कुछ नहीं तो ये बेनाम सा बंधन होता, हर कंगले के पास तेरा नंबर होता, काश में तेरे हंसी हाथ का मोबाइल। वाह 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 वाह। तू बड़े प्यार से मुट्ठी में दबाती मुझको, मैं तेरे हाथ से जो कभी गिरता तो रिपेयर कराती मुझको, रात को जब कभी सोने जाती नीचे तकिए के दबाती मुझको, और मेरी आवाज ना सुन ले कहीं घर वाले तो इस डर से साइलेंट पर लगाती मुझको। वाह 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 वाह। पहले दिन जब मैं तेरे पास आता बड़ा इतराकर दोस्तों को दिखाती मुझको, और मेरी बैटरी जो कभी खत्म होती फिर तू चार्जर पर लगाती मुझको, काश में तेरे हंसी हाथ का मोबाइल। वाह वाह। तेरी बैटरी जो कभी खत्म होती बड़े प्यार से चार्जर पे लगाती तुझको, पतली वाली पिन तेरे अंदर जाती तो एक ही आवाज आती, उई। पतली पिन का बोल के मोटे पिन दिए तुम। माफी चाहना हुआ, आपको ज्यादा तकलीफ हुई है यार परवेज भाई और सलीम भाई, यार कोई मुकाबला नहीं आप लोगों का। और लाइव में आप लोग लाइव परफॉर्म करते हैं, इसलिए आप लोग ऊपर लेवल के आर्टिस्ट हैं। अब आप देखें ना लाइव में, अल्लाह ना करे कोई गाली ना निकल जाए, ये भी डर लगता है क्योंकि गालियों की बहुत आदत है। ऐसा हो चुका है हमारे थिएटर पे हो चुका है। गाली नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने नाम नहीं ले, वो किसी ने शोर मचाया तो इतनी मोटी गाली बक्के बोले निकालो फलाने को। लाइव गाली बक दी। लाइव। ऐसे लोग बैठे हुए सेट पे, तो वाह। एक हमारे सिंगर थे, वो नहीं नाते पढ़ते थे, नाते बहुत अच्छे पढ़ते, नात ख्वां थे, उनके बहुत सुरीली आवाज़। उनके घर में फंक्शन हो गया तो मैंने उनको बुला लिया, मैंने कहा यार ये नाते पढ़ते हैं, गज़लें भी बड़ी अच्छी गाते थे, तो मैंने उनके घर में बुला लिया। मैंने कहा आके थोड़ा सा एक गाना गा दें। नहीं 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 गा दें, नहीं 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 आए देखे गाना वाना तो मुझे नहीं आता। इतनी बड़ी गाली निकल गई उनके मुंह से। फैमिली में ना शादी अटेंड किया, ना वलीमा अटेंड किया, ना कुछ, हैदराबाद चले गए। शादी के 1.5 हफ्ते बाद आए वापस। अब बीवी से आके पूछे फिर क्या हुआ था उसके बाद। बोला क्या हुआ था, हम ही शर्मिंदा हुए थे। अच्छा, तो ये आदत भी बहुत बुरी है। ये आदत भी बहुत बुरी। अच्छा परवेज भाई और सलीम भाई, एक बात बनाएं, आप लोग लाइव फंक्शन करते हैं जी, तो आपको नमूने भी मिलते होंगे हाँ, लाइव फंक्शन में हर जगह, क्योंकि मैंने different गिटारिस्ट देखे, इतने नमूने। बड़े बड़े गिटारिस्ट जो होते हैं, इतने बड़े बड़े बाल होते हैं उनके। अरे यार वो गिटारिस्ट का वाकया सुना दे, बेसिस का, अल्लाह की कसम याद आ गया, बहुत मजेदार बात है यार आप देखें एक जाहिद भाई बेस गिटार बजाते हो, बेस की आवाज होती है बुम 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 बुम, यानी कि वो बैकबोन होता है Backbone पूरे होता है। ऑर्केस्ट्रा का, हाँ। जो रिदम को लेके चला, तो वो रिदम में कहलाता है, वो सुर में नहीं कहलाता, वो रिदम है। रिदम रिदम है। वो बजाते हैं, जिस्म भी है देव हैकल, बजा रहे हैं तो लग रहा है रौबदार एक आदमी। उनके यार, तो गिटारिस्ट हाथ में गिटार, इतना बड़ा गिटार जो है ना, वो बंदूक लग रही है। ध्यान रखिएगा कि बेसिस है, बेस गिटार बेस, बजाते हैं। उनकी अब personality अलग मैं जाहिद हूँ, हाँ। वो गिटारिस्ट, आप पूछें आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं जाहिद भाई? बेस गिटार बजाता हूँ। हम समझे आवाज भी वैसी होगी, बेस गिटार बजाता हूँ। हाँ, लेकिन वो बेस गिटार बजाता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छे भाई, बजाते रहे आप। अच्छा परवेज भाई, ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजर पैसे लेट देता है, हाँ या पैसे खा जाता है, हाँ। तो
तो अक्सर ऐसे दूल्हा किसी सो और- जाते हैं शादी के फंक्शन में, क्या हुआ दूल्हा सो गया। अबे मैंने कहा इतनी जल्दी थी क्या, उसको क्या खिलाया है, सलाजीत खा के सोया क्या? यार देखो तो दूल्हा पैसे देके नहीं सोया। नहीं, क्योंकि वो खुदा तो की उसका कसम मैंने स्ट्रगल के दौर में इतनी कोई मेहनत की है ना। 1988 की बात बता रहा हूँ, 87 की फंक्शन किया है, दूल्हा सो गया। नाजमाबाद में शो, ठिठरती सर्दी, जिस दरी पे हम नाचे वही ओढ़ के सो रहे हैं खुदा की कसम। और नाजमाबाद से बल्दिया पैदल, अब देर वाला आके उठा रहा है, ओ भाई हमारे तखत तो छोड़ दो। मैंने कहा बेटा आधा घंटा और सोने दो। बोले तेरे बाप का है। और सोने पे याद आया ये पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। मैं एटीएम कराने गया, जैसे पैसे निकालने के लिए, तो गर्मियों के दिन एसी चल रहा होता है, खुला होता है, हर कोई आके ATM निकाले। में AC चल। एटीएम में घुस के हीरोइनची सो रहे एटीएम के अंदर। तो मैंने दरवाजा खोला, अब तो ये है ना, नीचे नहीं देखा मैंने, दरवाजा खोल के सीधा एटीएम की तरफ, मशीन की तरफ के चल रहा है सही कि नहीं। मैंने खोल के जैसे ही घुसा, ठोकर लग के ना हीरोइनची उठ गए। उठ के क्या कह रहे हैं, ये कोई आने का टाइम है। मैंने कहा तेरे बाप का घर है, उठ इधर से तेरी। अबे देखो यार कैसे लोग, ऐसा भी होता है। इसके अलावा परवेज भाई कोई वाक्य जो अरे लाइव फंक्शन जिंदगी में हुआ? भरी पड़ी है, तुम ना ऐसे पोस्टकास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। बेहतरीन सा वाक्य सुनाता हूँ। हम सीधे साधे आर्टिस्ट कंपेयरिंग में कर रहा था। ये खदीजा मार्केट में एक फंक्शन था, हर 14 अगस्त को होता था। नॉर्थ नाज़ाबाद में। जी नॉर्थ नाज़ाबाद में, आई ब्लॉक में। तो बड़ा पंडाल लगा हुआ है, बड़े बड़े सिंगर, हसन जहांगीर, मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर, ये सारे सबको मैं होस्ट कर रहा हूँ। क्रीम। एक अजीब सा आदमी है मूंछ वाला, मैं समझा एजेंसी का कोई। मैं डर गया, मैंने कहा गाना गवा दो। अबे मैंने बोला जा भाई, वो खुद आके कह रहा है मुझसे गाना गवा गाना गवा दो। मैंने कहा जा भाई ऑर्गेनाइजर को बोल, वो मुझे क्या मैं गवा दूंगा, तू कैसा गाता है, कल कला को मुझे मारे लोग, मैं तेरी तारीफ कर दूं, लोग आके बोले झूठ बोल रहा था तेरी ऐसी की तरह। हाँ जाओ ऑर्गेनाइजर। वो चला गया, फिर आया, अबे गाना मैंने कहा, गवा जा, हाँ गाना गवा दो। मैंने कहा जा। ऑर्गेनाइजर भी उसको इग्नोर कर रहा, मैंने देखा ना साइड से ऑर्गेनाइजर भी भगा रहा है। तो मैंने बोला नहीं करानी है। वहाँ सिक्योरिटी पे था 2-3 गाड़ियाँ, ये मोबाइल, उसमें एसएचओ बैठा हुआ, और बिल्कुल स्टेज के फ्रंट पे, दूर से देख रहा हूँ साइड पे, वो उधर खड़ा हुआ। वो कह रहा गाना नहीं गवा रहा है। मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ, कॉमेडी करते हैं उसको देख रहा हूँ। तो उसने जैसे मेरी नजर पड़ी ना, एसएचओ कह रहा है बुलाओ इसको। अच्छा एसएचओ कह रहे हैं कि इसको बुलाओ, गवाओ गवाओ इसको। हाँ गवा भाई। उसके चेहरे, हम तो एक्सप्रेशन ही Expression तो पढ़ माहिर लिया है ना हम लोग। मैं बोला क्या मुझे नहीं पता, लेकिन वो गवा ऐसे ही कुछ कहा। मैंने कहा भेज दे। डर गया मैं भी। मैंने कहा ऐसे नहीं, उतर के मुझे ले जाए। वो आ गया, मैंने चढ़ा दिया। अब वो गाना गा रहा, कुर्रे अर्ज का सबसे बुरा आर्टिस्ट ले लो। इतना बेसुरा मैंने अपने ये 55 साल की उम्र में किसी को, 53 साल की उम्र में सुना ही नहीं। किस तरह गा रहा है, किस तरह गा रहा देखा जो चेहरा तेरा टिंग 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 टिंग। अबे मैंने कहा तेरे को गिटारिस्ट पे यकीन नहीं है क्या, इतना महंगा ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ, तू अपने मुझे टिंग 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 यार मुंह से बजा रहा है। बजा रहा है टिंग 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 टिंग। उधर से एसएचओ आ गया, मुझे क्या कह रहा, उतार इस को। मैंने बोला उतर। फिर तो मैं भी शेर हो गया, उतर इधर से। उतरता है क्या नहीं, दू तेरे गलत जगह पे लात। अच्छा, जिसने चढ़ाया था बड़ा तमाम से वही आ गया, उसी ने उतरवाया। और उसको मारते हुए ले गया। मुझे हो सकता है उसको 2 दिन थाने में भी रहना पड़े इस गाने की वजह। ये जो टिंग 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 की याद है ना उसने, बताओ यार। गिटारिस्ट यार यकीन करो उस फंक्शन में सबसे महंगा बैंड था वो, नाइट फ्लाइट उस जमाने का। और बजाने का मौका नहीं दिया। उसको बजाने का मौका ही नहीं दे रहा, उसको यकीन ही नहीं कि सही बजाएंगे अपने मुंह से। मैंने कहा तो फिर तबला भी बजा ले। देखिए मैंने अरसा 32 साल से हंसा रहा हूँ, तो हम लोगों ने यही काम करना है जिंदगी भर। जब तक हम यूं भी हैं तो आपको कोशिश करेंगे हंसाते रहे। इंशाल्लाह हमने लोगों की आंखों से आंसू चुराया है और आप लोगों को हंसाया, तो एक प्लेटफॉर्म हमने वो भी बना दिया कि अब फंक्शन कम होने लगे हैं, हालात ऐसे हैं, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। जो मेहंदी में जो थोड़ा पैसा बचा लेते तो उसमें फंक्शन कर लेते थे, तो अब वो सोचते बचा लो आगे के लिए काम आएगा। तो फंक्शन भी खत्म हो गया, तो हम चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों को हंसाएं, और जब तक जिंदगी है हंसाते रहें, हंसाते हंसाते इस दुनिया से चले जाएं। फिर याद रखें कि कोई 2 आर्टिस्ट थे आपके दरमियान। मेरे पेज का नाम है मस्ती में, उसको फॉलो करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और ये भी बताएं कि हम किस मौजू पे और वीडियो बना सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हमने कुछ किया है आप लोगों के चेहरे 32 साल हमने दिए हैं। 32 साल तो जिंदगी दे दी ये सर। आपसे रिक्वेस्ट होगी
कि हमारा रिटर्न उसी सूरत में है कि आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अगर हमने कुछ किया। और अगर आप ये समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया तो किसी से ये कहने की गुजारिश नहीं है कि जी आप ये करें, सिर्फ देखें, यही बहुत। बस दुआओं में याद थैंक यू। रखें। दुआ में याद रखें।